जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 of FBIAC HSSC 1 Computer Science Series. In today's lecture, we are going to talk about nested loop. अब आपने फिर कहना है कि मैम nested loop तो हमारी बुक में नहीं है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं? पहली बात, nested loop आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपकी बुक की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो तब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक कि आपको nested loop का नहीं पता होगा, राइट? जहाँ पर भी हम पैटर्न प्रिंटिंग की बात करते हैं, एक सिंपल पैटर्न प्रिंटिंग तो मैंने आपको सिखा दी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। बट जहाँ पर कॉम्प्लेक्स पैटर्न प्रिंटिंग की बात आती है, तो वहाँ पर हमें नेस्टेड लूप लगाना पड़ता है, राइट? अब नेस्टेड लूप पहले हमें समझना होगा कि नेस्टेड चीज़ क्या होती है, राइट? जिस तरह हमने नेस्टेड इफ़ की बात की थी जब हमने अपने इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो हमने कहा था नेस्टेड चीज़ होती है एक के अंदर दूसरी चीज़, यानी नेस्टेड इफ़ क्या था, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, तो नेस्टेड लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ये हमें कहाँ हेल्पफुल होता है, जहाँ पर हमने कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हमारी ऐसी होती हैं कि हमारा डाटा रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में होता है, और हमने मल्टीपल मैट्रिक्स की फॉर्म में या मल्टीपल रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा को किसी तरीके से रिप्रेजेंट कराना होता है, शो कराना होता है, तो वहाँ पर हमें नेस्टेड लूप बहुत हेल्पफुल होता है, राइट? स्पेशली पैटर्न प्रिंटिंग के अंदर, और इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूडेड हैं, तो हम आज उसी नेस्टेड लूप को डिस्कस करेंगे, राइट? फिर हम ये देखेंगे कि अगर एक नेस्टेड लूप का प्रोग्राम लिखना हो तो वो कैसे लिख सकते हैं, उसके ड्राई रनिंग की बात करेंगे, क्योंकि ड्राई रनिंग से ना आपको ज़रा वर्किंग समझ में आ जाती है कि एक्चुअली लूप काम करता कैसे है, और जब आपको वर्किंग समझ में आ जाती है तो फिर प्रोग्राम लिखना बहुत आसान हो जाता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, और पहले ये देखेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले समझते हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है। देखिए, नेस्टेड लूप का मतलब है एक लूप के अंदर दूसरा लूप, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जिस तरह हमारी इफ स्टेटमेंट है वो नेस्टेड इफ होती है, जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज़ करते हैं, इसी तरह एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप यूज़ होगा तो वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ, राइट? अब नेस्टेड इफ के अंदर हमेशा क्या होता है, हमारे दो लूप होते हैं, एक को हम कहते हैं आउटर लूप और दूसरे को कहते हैं इनर लूप। आउटर लूप पहला लूप होता है और इनर लूप जो उसके अंदर लगाया गया लूप होता है वो कहलाता है, राइट? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि हमारी एक जो क्लॉक है उसके अंदर जो आर का हैंड होता है, यानी घंटे का हैंड होता है, वो एक दफ़ा मूव करता है, लेकिन जो मिनट्स वाला है वो अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके 60 मिनट्स कंप्लीट करता है, एंड देन आपका जो और वाला है फिर वो मूव करता है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जो पहला वाला लूप होता है आउटर लूप, वो एक दफ़ा चलता है, लेकिन जो अंदर अंदर वाला लूप है इनर लूप, वो अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, और जब उसका साइकिल कंप्लीट हो जाता है, यानी वो फर्स्ट से लेके आखिरी तक अपनी सारी इटरेशंस कंप्लीट करता है, तब वो वापस आउटर लूप यानी बाहर वाले लूप के पास आता है, और फिर वो उसमें इंक्रीमेंट आता है, एंड देन वो एक प्रोसीजर चलता रहता है अनटिल कि आपके आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती, यानी आउटर लूप अपनी सारी इटरेशंस कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक आपका ये लूप चलता रहता है, राइट? तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले आउटर लूप से स्टार्ट करते हैं, इनर लूप अपनी सारी इटरेशंस कंप्लीट करता है, फिर जो है वो वापस आउटर लूप के पास जाता है, एंड देन ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहता है अनटिल कि आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कोडिंग, जिसके थ्रू हम समझेंगे ये काम कैसे कर रहे हैं। ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपको दो लूप नज़र आ रहे हैं, एक फॉर लूप और दूसरा भी फॉर लूप। अच्छा, यहाँ पर एक और बात माइंड में रखिएगा कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि नेस्टेड लूप के अंदर एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर यूज़ होता है। अब यहाँ पर आपने दो तरह के लूप्स पढ़े, एक फॉर और वाइल, तो आपके नेस्टेड लूप के अंदर एक फॉर के अंदर वाइल लूप भी हो सकता है, वाइल के अंदर फॉर भी हो सकता है, फॉर के अंदर भी फॉर हो सकता है, वाइल के अंदर भी वाइल हो सकता है, यानी इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि नेस्टेड लूप के अंदर अगर बाहर वाला फॉर लूप है तो अंदर वाला भी फॉर लूप ही होना चाहिए, अगर बाहर वाला वाइल है तो अंदर फॉर होना चाहिए। नो, देयर इज़ नो कंपल्शन। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी दो लूप्स को इकट्ठा यूज़ कर लें, बस ये माइंड में रखिएगा कि एक लूप दूसरे लूप की बॉडी का पार्ट होगा, यानी दूसरे लूप के अंदर काम करेगा। अंदर काम करने से मुराद क्या है, इंडेंटेशन के साथ देना है तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ आपको जो कोड नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमारा एक एक लूप है जिसका लूप वेरिएबल आई है, और वो कहाँ से चल रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है। अब हमने पढ़ा था कि 3 यानी आखिरी जो नंबर होता है, जो एंड और स्टॉपिंग कंडीशन होती है वो इंक्लूड नहीं होती, तो इसका मतलब है ये लूप ने 2 दफ़ा चलना है, एक दफ़ा 1 के लिए और एक दफ़ा 2 के लिए, राइट? अब इसी के अंदर एक और लूप लगा हुआ है जो इसकी बॉडी का पार्ट है, राइट? जो हमारा इनर लूप कहलाएगा। ये 1 से लेके 4 तक जाएगा, यानी बेसिकली 1, 2, 3, इसने 3 दफ़ा चलना है। अब बाहर वाले लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, 2 दफ़ा, अंदर वाले ने कितनी दफ़ा चलना है, 3 दफ़ा। अब होगा क्या कि जब जब आपका लूप एग्जीक्यूट होगा तो एक प्रिंट की स्टेटमेंट हमने बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट के अंदर लिखी है जो इनर लूप है। ये बात भी याद रखिएगा
जो काम कराना होता है वो हमेशा इनर लूप की बॉडी का फर्दर पार्ट बनाया जाता है। और वो बॉडी का पार्ट कैसे बनता है? इंडेंटेशन के थ्रू, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। पहले फॉर लूप के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ के उसकी बॉडी का पार्ट बनाया, और जो उसकी बॉडी का पार्ट बनाना था वो थोड़ी सी और स्पेस छोड़ के दिया, यानी इंडेंटेशन के साथ बेसिकली दिया, जिससे हमें पता चला कि ये इसकी बॉडी का पार्ट है, राइट। तो अब यहाँ से हमें ये तो समझ में आ गई कि पहला लूप जो है वो 1 और 2, दो 2 टाइम चलेगा, अंदर वाला 3 टाइम चलेगा। बट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क? बाहर वाला लूप एक दफ़ा चलेगा, अंदर वाला अपना सारी आइटरेशंस कंप्लीट करेगा, यानी आई 1 होगा, लेकिन जो जे है वो 1 2 3 पूरी आइटरेशन कंप्लीट करेगा अनटिल कि आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो, यानी आप 4 पे ना पहुँचे, और साथ ही साथ प्रिंट भी करता जाएगा, राइट। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वापस जाएगा आई के पास और आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई को इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा 2, एंड देन दिस प्रोसीजर सो ऑन अनटिल कि आपकी कंडीशन एंड नहीं होती। तो जब हमने इसकी ड्राई रनिंग करनी है तो ड्राई रनिंग के अंदर आपको पता है कि हम हमेशा वो चीज़ें रखते हैं जिसके अंदर चेंज आ रहा होता है। तो यहाँ चेंज सिर्फ दो ही चीज़ों के अंदर आ रहा है, एक आई के अंदर और दूसरा जे के अंदर। और तीसरी चीज़ क्या है वो हमने लिख दिया स्टेप, यानी आइट्रेशंस, ताकि हमें पता चल जाए स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या हुआ। स्टेप नंबर 1 के अंदर आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 से, और 1 को चेक किया 3 से लेस है, ठीक है। अंदर वाले लूप को अब एग्जीक्यूट कराना है। अंदर वाला लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। सो इट मीन आई भी 1 जे भी 1, और हमारी जो आउटपुट है वो प्रिंट कर देंगे हम आई जे, यानी आई और जे की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस वक्त आई भी 1 है और जे भी 1 है, तो इसका मतलब है एक आइट्रेशन, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब बाहर वाला लूप एक दफ़ा चला, अब अंदर वाला सिर्फ एक दफ़ा चला है 1। अब अंदर वाला जब तक कंडीशन अंदर वाले की फॉल्स नहीं होती तब तक हम आउटर लूप के पास नहीं जा सकते, यानी जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती वो अपनी सारी आइट्रेशंस कंप्लीट नहीं करता, अनटिल दैट टाइम आपका जो आउटर लूप है उसके पास हम कंट्रोल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, राइट। सो लेट्स सी दी सेकंड स्टेप्स। जैसा कि हमने कहा कि जब तक जे वाला लूप यानी इनर लूप अपनी आइट्रेशन ख़त्म नहीं करता हम आई के पास नहीं जा सकते, तो इसका मतलब है आई 1 ही रहेगा। लेकिन अब जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले 1 था तो अब क्या हो जाएगा 2, 2 को चेक करेगा, 2 4 से लेस है, कंडीशन इज़ ट्रू, तो बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे और बॉडी में क्या करना है, आई और जे को प्रिंट कराएंगे। आई 1 ही रहा लेकिन जे क्या हो गया 2। प्रिंट करने के बाद फिर वापस गए जे के पास, जे को इंक्रीमेंट किया, तो आई अभी चेंज नहीं आया, आई 1 ही चल रहा है, और जे आपका क्या हो गया 3। 3 को चेक किया, 3 4 से लेस है, कंडीशन इज़ ट्रू, तो बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, यानी आई और जे को प्रिंट करा दो, तो आई 1 ही है जबकि जे क्या हो चुका है 3। अच्छा, अब जब हमारा जे 3 होगा, 3 के बाद हम प्रिंट करने के बाद वापस जाएँगे और जे को इंक्रीमेंट करेंगे, तो जे क्या हो जाएगा 4। नाउ 4 इज़ लेस देन 4, तो कंडीशन फ़ॉल्स हो गई। इट मीन्स अब हमारा ये जे वाला लूप की कंडीशन फ़ॉल्स हो गई। जब जे की कंडीशन फ़ॉल्स हुई तब हम जाएँगे आई के पास और आई को जाके अब इंक्रीमेंट करेंगे। अब आई पहले 1 चल रहा था तो आई क्या हो जाएगा 2, 2 को चेक करेगा, 2 3 से लेस है, ठीक है। अब दोबारा एंटर हों और अंदर वाला लूप फिर वापस 1 से स्टार्ट होगा, राइट। यानी अब हमारा आई 2 हो गया है और जे हमारा क्या हो गया 1, और जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1। सिमिलरली वापस वही प्रोसेस रिपीट होगा कि हम पहले जे के पास जाएंगे, अब जे को इंक्रीमेंट करेंगे, जे पहले 1 था, अब क्या हो जाएगा 2, तो आई तो वैसे ही 2 था, तो हमारी आउटपुट में हमें क्या नज़र आएगा 2 और 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब वापस हमने फिर जे के पास जाना है, जे को इंक्रीमेंट करेंगे 3, 3 इज़ लेस देन 4, कंडीशन इज़ ट्रू, तो वापस हम बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट में एंटर होंगे और वापस उसको प्रिंट कराएंगे। अब आई वही 2 है और जे क्या हो चुका है 3, राइट। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये इंक्रीमेंट हम एक का क्यों कर रहे हैं? ये बात हमें पता है कि हम जब इंक्रीमेंट नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट होता है, तो इसलिए वो 1 का इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो रहा है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इनके साथ लिख भी सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ बात आती है कि ठीक है 3 हमें आउटपुट मिल गई, 2 3 के बाद हम वापस किसके पास जाएंगे, जे के पास। लेकिन जब जे की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 4 आंसर आ जाएगा, 4 इज 3 को इंक्रीमेंट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इज लेस देन 4, कंडीशन इज फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स है तो हम वापस आई वाले लूप यानी पहले वाले लूप के पास जाएंगे, जिसे आउटर लूप कहते हैं। तो आउटर लूप में हमें वैल्यू क्या मिलेगी, इंक्रीमेंट करके 3। नाउ 3 इज लेस देन 3, कंडीशन इज फॉल्स। इट मीन्स आई की कंडीशन भी फॉल हो गई है, तो अब क्या होगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, क्योंकि दूसरा लूप तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर था। अगर आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तो इनर तो कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, राइट। सो इसका मतलब है ये हमारी आउटपुट में हमें इस तरह से नज़र आएगा, पहले 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3, राइट। सो आई होप कि इस ड्राई रनिंग से आपको थोड़ी समझ आई होगी कि ये नेस्टेड फॉर लूप काम कैसे करता है। आप प्रोग्रामिंग की कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं कि हम प्रोग्राम में अगर कुछ लिखना चाहें तो नेस्टेड लूप को कैसे लिख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हमने नेस्टेड लूप का एक प्रोग्राम लिखना हो तो एक तो पता चलेगा कि वो यूज़ कैसे होते हैं, और दूसरा में ये पता चलेगा कि नेस्टेड लूप को यूज़ करके हम इस तरह के पैटर्न्स कैसे प्रिंट करा सकते हैं, राइट।
ये बेसिकली जब मैंने आपको पैटर्न का लेक्चर अपलोड किया था तो उसके एंड पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, राइट। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था, तो मैंने कहा कि चलें आप लोग कह रहे थे उसका सोल्यूशन दे दें, तो साथ ही उसका सोल्यूशन भी हो जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है, राइट। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये अगर एक प्रोग्राम गिवन है एंड यू कैन यूज़ ए नेस्टेड लूप। तो एक बात तो माइंड में रखिएगा कि जब भी इस तरह के पैटर्न प्रिंटिंग आए तो उनमें नॉर्मली कंफर्म सी बात है कि नेस्टेड लूप ही यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा, उसकी एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा जो है वो नेस्टेड लूप के अंदर 2 लूप्स होते हैं, एक आउटर लूप होता है और एक इनर लूप होता है, राइट? तो हम कहते हैं कि जब हमें इस तरह का डाटा शो कराना होता है, तो ये कुछ इसी फॉर्म में है कि रोज़ एंड कॉलम्स, यानी हम ये देख रहे हैं कि एक रो है तो एक कॉलम है, 2 रोज़ हैं तो 2 कॉलम है, तीसरी रो है तो 3 कॉलम है, फोर्थ रो है तो 4 कॉलम है, फिफ्थ रो है तो फिफ्थ कॉलम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाटा कुछ मैट्रिक्स और टेबल की फॉर्म का लग रहा है, जिसमें हमारे पास कुछ रोज हैं और कुछ कॉलम है, राइट। तो नेस्टेड लूप में होता क्या है कि नेस्टेड लूप के अंदर आपके हमेशा जो है वो 2 लूप लगते हैं। एक को हम कहते हैं आउटर लूप, ठीक है। और आउटर लूप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके नंबर ऑफ रोज को, राइट। और एक और लूप हम लगाते हैं जिसे हम कहते हैं इनर लूप, और इनर लूप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? इनर लूप हमेशा रिप्रेजेंट करता है आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। ये एक बात माइंड में बिठा लें। इस तरह की जब प्रिंटिंग वगैरह करनी होती है हमने, तो हम नॉर्मली कहते हैं कि ये हमारा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में है, तो हम 2 लूप लगाएंगे। एक आउटर लूप जो पहला लूप होगा, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जितनी आपकी नंबर ऑफ रोज होंगी। और उसी के अंदर आप इनर लूप लगाओगे और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो अगर मैं इन पैटर्न को कुछ देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास जो है वो सबसे पहले रोज वाला मैंने लूप लगाना है। तो रोज वाले लूप में मुझे कितनी रोज चाहिए? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास टोटल मुझे 5 रोज़ बनानी है। तो मेरा पहला वाला लूप जो है वो हर रो के लिए क्योंकि एग्जीक्यूट होगा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को। तो रोज़ 5 है तो वो कितनी दफ़ा चलेगा? 5 दफ़ा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपना फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, जो हमारा सिंटेक्स है, जो हम अपने पिछले लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। अब क्योंकि इसने नंबर ऑफ रोज़ को रिप्रेजेंट करना है, पहली रो 1 है और आखिरी 5 है, 5 क्योंकि इंक्लूड करना है, तो इसको हम 6 कर देते हैं ताकि ये 1 से लेके 5 तक चले, क्योंकि जो नंबर हम स्टॉपिंग पॉइंट लिखते हैं वो इंक्लूड नहीं होता। और मुझे ये भी पता है कि 1 के बाद 2 आना है, देन 3 आना है, देन 4 आना है, तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट भी 1 का होता है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये एंडिंग पॉइंट हो गया कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है, राइट। अब इसके अंदर क्या करना है, क्योंकि नेस्टेड लूप है, तो नेस्टेड लूप का मतलब है एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो यहाँ एक और लगाना होगा जे का। अब जो जे का लूप लगेगा वो किस पे लगेगा? वो है कॉलम्स के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी पहले लॉजिक बिल्डिंग की ज़रूरत है। कैसे? अब यहाँ पर कुछ कॉलम्स डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं? अगर हम इसको गौर से देखें तो जब हमारी रो 1 थी तो कॉलम भी 1 था। जब हमारी रो 2 हुई तो कॉलम भी 2 हो गए। जब हम रो 3 पे आए तो कॉलम भी 3 हो गए। जब हम रो 4 पे आए तो कॉलम 4 हो गए। जब हम रो 5 पे आए तो कॉलम भी 5 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? और स्टार्टिंग पॉइंट देखें, स्टार्टिंग सबका 1 है, राइट। यानी हर कॉलम, हर रो के अंदर हर कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि स्टार्टिंग तो 1 है, लेकिन एंडिंग क्या है? अगर रो 1 है तो एंड 1 पे ही करना है, रो 2 है तो एंड 2 पे ही करना है, रो 3 है तो एंड 3 पे ही करना है, रो 4 है तो एंड 4 पे ही करना है, और रो 5 है तो जो एंड है वो भी किस पे करना है? 5 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लूप को हर दफ़ा उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट कराना है जो उसकी आई की वैल्यू है, राइट। यानी आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, तो जो रो नंबर होगा वो वहाँ तक ही चलेगा। अगर 1 है तो 1 तक चलेगा। लेकिन यहाँ अगर मैं सिर्फ आई लिखती हूँ तो देखें पहली दफ़ा ही वो तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1। आई भी 1 होगा ना, 1 इज़ लेस देन 1, तो कंडीशन तो फॉल्स आ जाएगी। तो हमेशा हम क्या करते हैं? +1, यानी जिस तरह यहाँ पर 5 तक चलाना था मैंने 6 लिखा, तो यहाँ भी मैं आई नहीं लिखूंगी, आई +1 लिखूंगी, ताकि वो इससे एक नंबर बढ़ा ले और उस नंबर तक उसको एग्जीक्यूट करा दे। कहने का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट टाइम ये 1 होगा, हमारा आउटर लूप भी 1 है और इनर लूप भी 1 होगा, तो हमें एक दफ़ा चलाना है 1, राइट। क्योंकि ये 0 + 1 क्या करेगा? 1। अगली दफ़ा ये जब आएगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, एंड देन उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सही काम करेगा, राइट। अगर आप सिर्फ आई लिखोगे तो काम नहीं करेगा, बल्कि एक काम करते हैं, जब मैं इसको रन करूँगी तो मैं आपको एक दफ़ा +1 हटा के दिखाऊँगी और एक दफ़ा +1 लगा के, ताकि आपको पता चले कि ये
कैसे काम करते हैं। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि ठीक है, पहला लूप रोज़ के लिए, दूसरा कॉलम के लिए हमने लगा लिया। बट ये आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करेगा? आउटपुट में हमें क्या दिखाना है? देखिए, आउटपुट हमारी किस पे डिपेंड कर रही है? कॉलम पे। तो इट मीन आउटपुट में हमें क्या दिखाना है? जे। ठीक है, और आउटपुट किससे आती है? प्रिंट की स्टेटमेंट से। तो मैं क्यों ना यहाँ पर एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिख लूँ। प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर मुझे क्या प्रिंट कराना है? मुझे जे प्रिंट कराना है। लेकिन एक और बात, अगर मैं खाली जे लिखती हूँ तो ये क्या करेगा? ये तो सिर्फ नंबर प्रिंट कराता जाएगा 1 2 3 4, और वो भी अगली लाइन में। ये बजाय इसके कि हम बातों से इसको अंडरस्टैंड करें, हम एक काम करते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं, तो आपको समझाने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ, राइट? अभी ज़रा आपने इसकी आउटपुट पे गौर करना है कि इसकी आउटपुट हमारे पास कैसे आती है। आप देखेंगे इसकी आउटपुट में सिर्फ आपको क्या नज़र आएगा? पहले 1, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, और एक लाइन में आपको यूँ वर्टिकली नंबर सारे नज़र आते जाएंगे जो कि जस्ट प्रिंट हो रहे होंगे। यानी हमारी फॉर्मेटिंग वैसी नहीं आएगी जैसे हमें पैटर्न प्रिंट कराना है। आप देख रहे हैं आउटपुट? अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें, पहले 1 प्रिंट हुआ, ठीक है, फिर क्या प्रिंट हुआ? 1 2, फिर क्या प्रिंट हुआ? 1 2 3। यानी प्रिंट वही हो रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में हो रहे हैं? वर्टिकली सारे। मुझे क्या चाहिए कि अगर ये 1 है तो ये तो चले ठीक है, एक दफ़ा प्रिंट हो गया, अगली दफ़ा मुझे 1 प्रिंट अगली लाइन में ही कराना है, बट मुझे करना क्या है? 2 उसके आगे चाहिए। तो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर एक एंड इक्वल्स टू का फंक्शन यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम जो देते हैं वही हमारा स्क्रीन पे इनके दरमियान में डिस्प्ले होता है। तो यहाँ हम क्या दे देते हैं? स्पेस। इससे क्या होगा कि जितनी दफ़ा जे वाला कॉलम चले, यानी कॉलम ये लूप एग्जीक्यूट होगा, उतनी दफ़ा ये जे की वैल्यू को प्रिंट करेगा और उसके बाद स्पेस दे देगा। ठीक है, यानी अगली लाइन में उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा। लेकिन अभी भी हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट नहीं मिलेगी। अब दोबारा इसको रन करके चेक करते हैं, क्या ये हमें बेहतर आउटपुट देता है? लेट्स सी कि अब आउटपुट हमारी कैसे आती है। इट मे टेक सम टाइम। हाँ जी, अब आप देखें, अब ये एक लाइन में तो आ गया, लेकिन सारे का सारा एक लाइन में आ गया। मुझे तो सारे का सारा एक लाइन में नहीं चाहिए, मुझे तो रो वाइज़ चाहिए। यानी जो ये 1 रो है ये मुझे एक रो में चाहिए, फिर 1 2 मुझे अगली रो में चाहिए, फिर 1 2 3 मुझे अगली रो में चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कॉलम पहला प्रिंट, मतलब अगर एक कॉलम था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक दफ़ा प्रिंट हुआ, तो इसके एक दफ़ा प्रिंट कराने के बाद जब मैंने जाके वापस अगली आइटरेशन स्टार्ट की आई की, तो मुझे अगली लाइन में मूव करना था, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जे वाला काम ख़त्म कर ले, यानी जैसे ये जे एक दफ़ा चला, ये काम ख़त्म कर ले, ये 1 2 2 दफ़ा चला, ये काम ख़त्म हो गया जे का, कॉलम का। तो जैसे ही कॉलम ख़त्म हो हर रो के, तो क्या करो? अगली लाइन में मूव कर दो। तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप एक खाली प्रिंट की स्टेटमेंट यहाँ लिख दें, लेकिन ये स्टेटमेंट आपने जे के बॉडी के अंदर नहीं लिखनी, बल्कि आई वाली की बॉडी के अंदर लिखनी है। यानी इसका मतलब क्या है कि हर रो के लिए जब आपका कॉलम अपने सारे काम कंप्लीट कर ले, तो उसके बाद उसे अगली लाइन में मूव कर जाना चाहिए। इससे क्या होगा? आई 1 होगा पहली दफ़ा, ठीक है, 1 को चेक करेगा, 1 इज़ लेस देन 6, कंडीशन इज़ ट्रू, अंदर एंटर होगा 1, 1 को चेक करेगा, 1 इज़ लेस देन 1 हमारा क्या है? ये 1, 1 प्लस 1 2, 1 इज़ लेस देन 2, कंडीशन इज़ ट्रू, 1 प्रिंट होगा, राइट? 1 हमें यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ गया। 1 को प्रिंट करने के बाद थोड़ी-सी स्पेस छोड़ देगा जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। इस स्पेस के बाद वापस किसके पास जाएगा? जे के पास। ऑटोमैटिक या डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट जो होता है वो कितने का होता है? 1 का। तो जब 2 आई क्या था हमारे पास? 1, 1 के अंदर क्या होगा? 2, जब 2 को चेक करेगा 2 इज़ लेस देन 2, कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी। जब इसकी कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी, तो ये किसके पास आ जाएगा? इस प्रिंट स्टेटमेंट के पास, क्योंकि ये भी आई की बॉडी का पार्ट है। अब अगर आप ये प्रिंट की स्टेटमेंट उठा के यहाँ लिख देते हो ना, तो तब ये आपको आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फिर ये इसकी भी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? तो आपने इसकी बॉडी के अंदर इंक्लूड कराना है, तो इंडेंटेशन देनी है कितनी? जितनी आपने यहाँ पर दी हुई है। अब क्या होगा? अब ये अगली लाइन में मूव कर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? अब हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाएगी जैसी हम चाह रहे हैं, राइट? अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमें अब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट देता है या फिर नहीं देता। इसकी ड्राई रनिंग आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई। सो हियर इज़ द आउटपुट दैट वी रिक्वायर, राइट? यहाँ देखें, अब वही काम हुआ, एक दफ़ा प्रिंट हुआ, अगली दफ़ा फिर लूप तो दोबारा 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन एंड किस पे कर रहे हैं? i+1 पे। तो रो 2 तो एंड भी 2 पे हो गया, रो 3 तो एंड भी 3 पे हो गया, रो 4 तो एंड भी 4 पे हो गया, रो 5 तो एंड भी कहाँ हो गया?
5 पे। और इस प्रिंट की स्टेटमेंट ने हमें आगे मूव करने में हेल्प की कि जब जब एक रो कंप्लीट हुई तब तब हमारा जो है वो प्रिंट की स्टेटमेंट ने अगली लाइन में मूव करा दिया, और इस एंड ने हमें अगली लाइन में मूव करने से बचा लिया जब हम एक कॉलम में काम कर रहे थे, राइट। सो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम लिख सकते हो। इसी तरह आपके पेपर में ये भी आ सकते हैं, इसको उल्टा प्रिंट कराएं, यानी पहले 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 फिर 1 2 और फिर 1। तो वो प्रोग्राम भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, बस इसी को आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर लेना है, राइट। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, my dear students, do like and subscribe my channel if you found it useful. Thank you for watching.